प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम अपने 12वें पाठ के मौखिक प्रश्नों को कर रहे थे, तो एक बार फिर से हम अपने मौखिक प्रश्नों को चलते हैं। तो इसमें हमारे मौखिक प्रश्न है, पहला था कि 1936 के ओलंपिक समारोह में कौन सी विलक्षण घटना घटी। हमने ये कल किया था, हमने कल 2 प्रश्नों के पे चर्चा की थी। आज फिर से उस पर एक बार उसके उत्तर पे चर्चा कर लेते हैं। 1936 के ओलंपिक समारोह में कौन सी विलक्षण घटना घटी। तो हमें पता है 1936 के जो ओलंपिक खेल हुए थे, ओलंपिक खेल विश्व की सबसे बड़ा खेल आयोजन कहा जाता है। इससे बड़ा कोई भी संसार में खेल आयोजन नहीं होता। और उसमें एक लकड़ी जैसे सूखे पैरों वाले, एक शारीरिक रूप से कमजोर, हम कहेंगे दिव्यांग व्यक्ति द्वारा रजत पदक जीतना एक, हम कहेंगे विलक्षण घटना थी। विलक्षण मतलब अनोखी, अभूतपूर्व विलक्षण घटना थी, क्योंकि ऐसा कभी पहले नहीं हुआ। लोग शारीरिक कमजोर जो होते हैं, शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, विकलांग तो अब नहीं कहा जाता, दिव्यांग कहा जाता है। तो दिव्यांगों से ऐसी कभी कल्पना नहीं करते हैं कि वो किसी दौड़ प्रतियोगिता में, वो भी किसी नहीं, ओलंपिक जैसे प्रतिष्ठित दौड़ प्रतियोगिता में कोई पदक ला सकता है। तो ये विलक्षण घटना कौन सी थी। हमारा प्रश्न है कि 1936 के ओलंपिक समारोह में कौन सी विलक्षण घटना घटी। तो 1936 के ओलंपिक समारोह में एक शारीरिक रूप से जो हम कहेंगे दिव्यांग व्यक्ति द्वारा रजत पदक जीतना की एक विलक्षण घटना घटी थी। शारीरिक रूप से दिव्यांग धावक द्वारा रजत पदक जीतना वह विलक्षण घटना थी। तो हमने यही बताना है कि इसमें विलक्षण क्यों कहा गया, क्योंकि जो शारीरिक रूप से दिव्यांग होते हैं, दिव्यांग मैंने कहा कि अभी भी कुछ पुरानी किताबों में अपंग लिखा हुआ है। अब हम अपंग शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे, इसके जगह हम दिव्यांग शब्द का प्रयोग करते हैं। अपंग शब्द का भी अर्थ होता है किसी अंग का ना होना, किसी अंग से हीन। दिव्यांग होता है कि देवताओं द्वारा दिया गया अंग या ईश्वर द्वारा दिया गया अंग, दिव्यांग। तो इस पाठ में अब हम दिव्यांग शब्द का ही ज़्यादा प्रयोग करेंगे, भले ही कुछ पुरानी किताबों में अपंग शब्द भी लिखा गया है। तो उसमें क्या विलक्षण थी, एक जरा फिर से प्रश्न को देख लेते हैं। हमारा क प्रश्न था 1936 के ओलंपिक समारोह में कौन सी विलक्षण घटना घटी। तो लिखेंगे 1936 के ओलंपिक समारोह में एक दिव्यांग धावक द्वारा रजत पदक जीतने की विलक्षण घटना घटी। रजत पदक दूसरे स्थान के लिए दिया जाता है, आपको मैंने बताया था। कल हमने किया था ख, बच्चे के माँ बाप निराश क्यों हो गए। किस बच्चे की बात किया जा रहा है, वही बच्चा जो अंगीठी जलाने में आग से झुलस गया था। उसके दोनों पैर और एक हाथ आग में झुलस गया था। क्यों? तो इसमें बच्चे के माँ बाप निराश हो गए थे क्योंकि डॉक्टरों ने कहा था कि वह बच्चा अब कभी जीवन में नहीं चल पाएगा, या वह बच्चा अब कभी नहीं चल सकेगा। तो ये था हमारा दूसरा प्रश्न। बच्चों, ये 2 प्रश्न हमने कल चर्चा के द्वारा किए थे, और आज हम अपने मौखिक प्रश्न का ग भाग करेंगे। जो मौखिक प्रश्न होते हैं आपको पता ही है। हमारे मौखिक प्रश्न मौखिक रूप से हम करते हैं। हमने मौखिक का जो प्रश्न है, पहला प्रश्न था निम्नलिखित, इसके 2 भाग किए थे। निम्नलिखित प्रश्नों के
ग प्रश्न बच्चों, पहले दो हमने कर दिया है। ग्लेन कनिंघम, ग्लेन कनिंघम ने समाज सेवा के क्षेत्र में क्या कार्य किया, में क्या कार्य किया। तो आज बच्चों इसी ग प्रश्न में हम चर्चा करेंगे। ग्लेन कनिंघम ने समाज सेवा के क्षेत्र में क्या क्या कार्य किया। तो फिर से एक बार मैं दोहरा देता हूँ, क और ख प्रश्न जो हमने कल चर्चा के द्वारा किया था, इसका उत्तर आपको मैं फिर से बता देता हूँ ताकि आपको पहले दो प्रश्नों का भी उत्तर पता चल जाए। 1936 के ओलंपिक समारोह में कौन सी विलक्षण घटना घटी। 1936 के ओलंपिक समारोह में कौन सी विलक्षण घटना घटी। 1936 के ओलंपिक समारोह में एक दिव्यांग धावक द्वारा रजत पदक जीतने की विलक्षण घटना घटी। इस तरह से आप लिखेंगे, एक वाक्य में सीधा सटीक उत्तर होना चाहिए आपको। वैसे भी मौखिक प्रश्न होते हैं, वह लघु प्रश्न के रूप में ही होते हैं। ख, बच्चे के माँ बाप निराश क्यों हो गए। बच्चे के माँ बाप निराश क्यों हो गए, इसका उत्तर मैंने बताया था, हमने चर्चा के द्वारा निकाला था कि बच्चे के माँ बाप निराश हो गए क्योंकि डॉक्टरों ने कह दिया था कि वह अब चल नहीं सकेगा। बच्चे के माँ बाप निराश हो गए क्योंकि डॉक्टरों ने कहा था कि अब बच्चा कभी चल नहीं सकेगा। तो ये दोनों ही तरह से सही है। अब चलते हैं हम अपने ग प्रश्न पे। ग्लेन कनिंघम ने समाज सेवा के क्षेत्र में क्या कार्य किया। तो सबसे पहले उन्होंने, हम कहेंगे, एक अच्छे धावक के रूप में अपनी प्रतिभा दिखाई। उसके बाद वे एक शिक्षक के, उनके पड़ोस में एक शिक्षक थे, उन्होंने उनको चिढ़ाया था, भोंदू कहा था। भोंदू का अर्थ होता है मूर्ख। ये बात ग्लेन कनिंघम को लग गई और उन्होंने ये सिद्ध करके दिखाया कि जो खेलने में अच्छे होते हैं वे उच्च शिक्षा में भी अच्छे होते हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल करके यह बात उन्हें बताई। उसके बाद उन्होंने द्वितीय जो विश्व युद्ध था उसमें वह नौसेना में शामिल हो गए। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था और देश की सेवा के लिए वे सेना में भी शामिल हो गए थे और लगभग उन्होंने 7 वर्ष तक नौसेना में राष्ट्र की सेवा की। उसके बाद उन्होंने खेती पे भी, उन्होंने जब सेना से वे छूट के आए तो उन्होंने खेती की और उसमें भी काफ़ी धन कमाया। तो इसी धन से उन्होंने एक आश्रम की स्थापना की और इस आश्रम में लगभग 10,000 विकलांग बच्चों को उन्होंने नया जीवन दिया। तो उन्होंने किस पैसे से, जब वे सेना से लौट के आए, नौसेना में उन्होंने 7 वर्ष काम किए, उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब कृषि भी किया जाए। तो कृषि के लिए उन्होंने 800 एकड़ का फार्म हाउस खरीदा। 800 एकड़ का एक फार्म हाउस खरीदा था और उसमें उन्होंने काफ़ी परिश्रम किया और काफ़ी अच्छी तरह से फसलें उगाई, जिससे उन्हें बहुत लाभ हुआ, बहुत फ़ायदा हुआ।
उन्होंने काफ़ी धन कमाया कृषि करके, खेती करके, और वे पैसे से उन्होंने एक आश्रम खोला। वो आश्रम किनके लिए था? विकलांग बच्चों को सिखाने के लिए, नई नई चीज़ें, जो विकलांग बच्चे होते हैं उनको उनके जीवन में उनको कुछ सिखाने के लिए खोला, ताकि वे भी अपने पैर पे खड़े हो सकें, वे भी लाचार ना रहें, वे भी। और उस समय क्या होता था बच्चों, ऐसे बच्चों पे सब लोग, पूरी दुनिया उनको हीन दृष्टि से देखती थी। और जैसे कि पुस्तक में भी लिख दिया था कि उन्हें समाज कुछ ना करने लायक समझकर उनको छोड़ देती। तो उस समय उन्होंने विकलांग बच्चों के लिए आश्रम खोला तथा लगभग 10,000 बच्चों को उन्होंने प्रशिक्षित किया, ताकि वे भी अपने पैरों पर खड़े हो सके, वे भी किसी पर आश्रित न रह सके। तो ये था ग्लेन कनिंघम का समाज सेवा का कार्य। अब इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? प्रश्न तो हमारे पास यही है। ग्लेन कनिंघम ने समाज सेवा के क्षेत्र में क्या कार्य किए? तो लिखेंगे, ग्लेन कनिंघम ने समाज सेवा क्षेत्र में एक विकलांग बच्चों के लिए आश्रम खोलकर उन्हें जीने लायक बनाया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समाज सेवा मतलब उनके आश्रम की बात किया गया, क्योंकि आश्रम में जो है, जो समाज के जो अपंग विकलांग बच्चे उस समय हुआ करते थे, उनको उन्होंने प्रशिक्षित किया, ताकि वे भी अपने जीवन में बिना किसी के मदद के खड़े रहें और अपने जीवन सफल बना सकें। तो ग्लेन कनिंघम ने समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत कार्य किया। उन्होंने एक आश्रम खोल करके विकलांग बच्चों को जीवन जीने लायक बनाया, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, ग्लेन कनिंघम ने एक आश्रम खोल करके विकलांग बच्चों को जीवन जीने लायक बनाकर समाज सेवा की। दोनों तरह से बच्चों, दोनों ही उत्तर सही है। तो यहाँ पे जब समाज सेवा की बात करते हैं तो हमें इसमें खिलाड़ी जो खेल के प्रदर्शन के बारे में नहीं बताना है, उनकी उच्च शिक्षा के बारे में भी नहीं बताना है, जो वे नौसेना में थे, देश प्रेम के बारे में, क्योंकि जो सैनिक होते हैं वो देश प्रेम के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पे उनके देश प्रेम का भी गुण हमें नहीं बताना है। हमें यहाँ पे जब समाज सेवा की बात की जाती है, मतलब दूसरों के लिए की गई सेवा, तो इसमें उनके आश्रम के बारे में ही बताना है, जो उन्होंने अपना आश्रम विकलांग बच्चों के लिए खोला था। तो उन्होंने लगभग 10,000 विकलांग बच्चों को नया जीवन दिया। तो ये भी बहुत बड़ी संख्या थी उसी समय के अनुसार। उन्होंने अमेरिका के लगभग 10,000 बच्चों को, जो कि विकलांग थे, उनके घर वाले निराश हो चुके थे, समाज मान चुका था कि वे कुछ नहीं कर पाएंगे अब जीवन में, उनको भी जीवन जीने लायक ग्लेन कनिंघम ने अपने आश्रम में प्रशिक्षण देके उन्हें उनका जीवन भी सुधारा। तो ये था ग्लेन कनिंघम ने समाज सेवा के क्षेत्र में क्या क्या किया। लिखेंगे, ग्लेन कनिंघम ने एक आश्रम खोलकर विकलांग बच्चों को जीवन जीने लायक बनाया। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, ग्लेन कनिंघम ने समाज सेवा क्षेत्र में बहुत कार्य किया। उन्होंने एक आश्रम की स्थापना की तथा लगभग 10,000 विकलांग बच्चों को प्रशिक्षण देकर जीवन जीने लायक बनाया। तो ये था हमारा ग प्रश्न। तो ये था समाज सेवा के कार्य से जुड़ा हुआ। तो इनके बारे में जैसे कि हमारे पुस्तक में भी लिखा गया है कि जिन्होंने खेती के पैसे से इस आश्रम की स्थापना की थी। तो लगभग इन्होंने हर क्षेत्र में, आपने देखा, ग्लेन कनिंघम ने न केवल खेल, शिक्षा, देशभक्ति, समाज सेवा के क्षेत्र में तो काम किया ही, और उन्होंने कृषि में भी अपना हाथ आजमाया था। कृषि करना भी एक मुश्किल काम होता है,
और उन्होंने कृषि करके काफ़ी धन कमाया था और उसी धन से उन्होंने समाज सेवा के लिए इस आश्रम की स्थापना की थी। और इस आश्रम में भी उन्होंने केवल विकलांग बच्चों के लिए ही कार्य किया, क्योंकि वे खुद विकलांग रह चुके थे। उन्हें कष्ट, जो आदमी कहते हैं ना, जिस आदमी के ऊपर कोई कष्ट आया होता है वही समझ सकता है। तो ग्लेन कनिंघम को भी पता था कि जब कोई बच्चा अपंग होता है तो लाचार हो जाता है, वह दूसरों के ऊपर बोझ बढ़ जाता है। और लोग, और खासकर समाज उस समय समाज विकलांगों को हीन दृष्टि से देखा करता था। आज जैसी बात नहीं है, उन्हें समाज से अलग रखा जाता था। तो इसीलिए ग्लेन कनिंघम ने जो आश्रम खोला, उन्होंने विकलांग बच्चों को ही चुना कि वे कम से कम अपना जीवन जीने लायक, उसकी तरह, ग्लेन कनिंघम की तरह उनमें भी आत्मविश्वास आ जाए और वे भी बिना किसी के मदद से अपने बलबूते पर अपना जीवन जी सकें, अपने माता पिता या किसी अन्य पे वे आश्रित न रह सकें। तो ये था हमारा इसका कारण। तो इसका उत्तर एक बार फिर से सुन लीजिए। ग्लेन कनिंघम ने समाज सेवा के क्षेत्र में क्या कार्य किया? ग्लेन कनिंघम ने एक आश्रम खोलकर विकलांग बच्चों को प्रशिक्षित कर समाज सेवा में अपना योगदान दिया। अब हम चलते हैं अपने अगले मौखिक प्रश्न की तरफ। घ, हमारा अगला घ मौखिक प्रश्न है। उन्नीस सौ तैंतीस में कनिंघम ने कौन सा कीर्तिमान स्थापित किया? कौन सा कीर्तिमान स्थापित किया? तो 1933 की बात है। उन्होंने अपना अमेरिका के वे सर्वश्रेष्ठ धावक बने थे। तो सबसे पहले, जैसा कि आपको पता है, अभी उस समय उन्होंने ओलंपिक का पदक नहीं जीता था। वे काफ़ी प्रयास कर रहे थे और सफलता उनको मिलनी शुरू हो गई थी। 1936 में उन्होंने ओलंपिक खेलों में रजत पदक हासिल किया था, लेकिन उससे करीब 3 साल पहले भी वे काफ़ी अच्छे खिलाड़ी थे और अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ धावक भी बने थे। तो अमेरिका में एक अवार्ड होता है, जेम्स ई सेलिबन अवार्ड उसे मिलता है, जो अमेरिका का सबसे सर्वश्रेष्ठ धावक होता है। धावक मतलब दौड़ने वाला। तो उन्होंने ये अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ धावक बन गए थे और उन्होंने उस समय भी लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया था, क्योंकि वो शारीरिक रूप से काफ़ी कमज़ोर थे। उनके पैर, जैसा कि बताया ही जाता है, कि वो देखने में सूखी लकड़ी जैसे लगते थे। कनिंघम के जो पैर थे वो आग से इतने झुलस गए थे कि पैरों की हालत देखकर डॉक्टरों ने काफ़ी इलाज किया, लेकिन आखिरी में उन्होंने कह दिया उनके माता पिता को कि अब ये कनिंघम जीवन में कभी दौड़ नहीं सकेंगे, कभी चल नहीं सकेंगे। दौड़ना तो अलग बात है, लेकिन अपने आत्मबल के भरोसे उन्होंने अभ्यास किया
काफ़ी कष्ट झेले। कहते थे कि शुरू में उनको खड़े होने में भी बहुत परेशानी होती थी, बहुत पीड़ा होती थी, लेकिन उन्होंने अपने पीड़ा पे ध्यान नहीं दिया और अभ्यास करते गए और धीरे धीरे वो एक दिन उठ के खड़े हो गए। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे चलना भी शुरू किया और जब उन्हें चलना आ गया तो वे दौड़ने भी लगे। तो ये बच्चों कुछ दिन में नहीं हो गया, ये काफ़ी वर्षों के अभ्यास के कारण वे एक अच्छे धावक बने और 1933 में उन्होंने अमेरिका का सर्वश्रेष्ठ धावक होने का खिताब जीत करके लोगों को आश्चर्यचकित कर डाला था। करीब इसके 3 वर्ष बाद उन्होंने ओलंपिक्स में पदक जीता था, जो कि दूसरा पदक होता है, इसे कांस्य पदक बोला जाता है, सिल्वर मेडल, जो दूसरे स्थान पर आने पे दिया जाता है। तो वे अमेरिका के 3 वर्ष पहले ही अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ धावक हो गए थे। तो ये प्रश्न क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं। 1933 में कनिंघम ने कौन सा कीर्तिमान स्थापित किया? 1933 में वे अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ धावक बन करके उन्होंने जेम्स ई सैलिबन अवार्ड जीता था। तो वहाँ पे जो सर्वश्रेष्ठ धावक होता है उसे जेम्स ई सैलिबन एक अवार्ड होता है, वो मिलता है। और उन्होंने 1933 में ये कारनामा करके दिखाया था, अमेरिका का सर्वश्रेष्ठ धावक बन करके दिखाया था। तो हम इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, जरा देखिए ध्यान से। 1933 में कनिंघम ने कौन सा कीर्तिमान स्थापित किया? तो लिखेंगे 1933 में कनिंघम ने जेम्स ई सैलिबन अवार्ड जीतकर अमेरिका का सर्वश्रेष्ठ धावक बन के कीर्तिमान स्थापित किया था। कीर्तिमान का अर्थ होता है हिंदी में रिकॉर्ड, इंग्लिश में आप लोग इसे रिकॉर्ड भी बोलते हैं। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है या फिर ऐसे कि 1933 में कनिंघम ने जेम्स ई सैलिबन अवार्ड जीतकर कीर्तिमान स्थापित किया। और आपको पता होना चाहिए कि जेम्स ई सैलिबन अवार्ड अमेरिका का सर्वश्रेष्ठ धावक होता है। ये अवार्ड अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ धावक को ही दिया जाता है। ये अमेरिका का राष्ट्रीय पुरस्कार है और उसी खिलाड़ी को मिलता है, उसी धावक को मिलता है। धावक मतलब दौड़ने वाला, जो कि अमेरिका का सबसे तेज धावक होता है। तो 1933 में कनिंघम ने जेम्स ई सैलिबन अवार्ड जीतकर कीर्तिमान स्थापित किया, ऐसे आप लिख सकते हैं। 1933 में कनिंघम ने जेम्स ई सैलिबन अवार्ड जीतकर कीर्तिमान स्थापित किया। तो एक वाक्य में जितना पूछा जाए उतना है। अब ये बताने की भी इसमें आवश्यकता नहीं है कि जेम्स ई सैलिबन अवार्ड होता है अमेरिका का सर्वश्रेष्ठ धावक होता है। अगर आप ये भी नहीं लिखेंगे तभी भी चलेगा, लेकिन आपको ये जरूर लिखना है कि ये कौन सा सम्मान था। 1933 में कनिंघम ने जेम्स ई सैलिबन अवार्ड जीतकर कीर्तिमान स्थापित किया। तो ये था हमारा घ प्रश्न। बच्चों इसमें एक और प्रश्न है। इस पाठ का शीर्षक जहाँ चाह वहाँ राख क्यों रखा गया है, ये तो प्रश्न जरा गलत लग रहा है, तो इसमें जरा सुधार करेंगे हम। इसका अर्थ क्या होता है? जहाँ चाह वहाँ राख। इस पाठ का शीर्षक जहाँ चाह वहाँ राह।
क्यों रखा गया है। तो बच्चों पहले इसका मतलब समझ लिया जाए कि जहाँ चाह वहाँ राह। इसका मतलब अगर व्यक्ति कोई चीज़ चाह लेता है, इच्छा कर लेता है और उसने दृढ़ इच्छा किया, अपने पे उसको भरोसा है, तो वहाँ पे राह बना लेता है। जहाँ चाह वहाँ राह मतलब कि अगर उसने किसी की चाहत की है, जैसे कि हम ग्लेन कनिंघम की ही बात करें तो उन्होंने चलने के लिए वो काफ़ी दुखी थे जब उन डॉक्टरों ने कह दिया कि अब ये जीवन में कभी चल नहीं सकेंगे, लेकिन उन्होंने आत्मविश्वास नहीं खोला। उनके माता पिता निराश हो गए थे, लेकिन कनिंघम ने कभी इसे हम कहेंगे दुखी नहीं हुए। उन्होंने इच्छा जताई, प्रयास किया, अपने आत्मबल, अपने पे भरोसा रखा और वे चलना सीखे, दौड़ना सीखे और एक अच्छे धावक के रूप में ओलंपिक मेडल तक उन्होंने जीत कर दिखाया। तो इसीलिए हम कहेंगे जहाँ चाह वहाँ राह। अगर कोई व्यक्ति, अगर एक शारीरिक रूप से भी हम कहेंगे कमज़ोर व्यक्ति ऐसा काम कर सकता है, अपनी चाहत के अनुसार अपने लिए खुद रास्ता बना सकता है, तो इसीलिए इस पाठ को शीर्षक हो सकता था जहाँ चाह वहाँ राह। तो बच्चों इस पाठ का शीर्षक यह भी हो सकता था कि जहाँ चाह वहाँ राह। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जो मनुष्य अगर एक बार ठान ले कि उसने भविष्य में, या हम कहेंगे अपने जो रास्ता का अगर वह चयन कर ले, अपनी चाहत पे अगर चलने लगे, तो वहाँ उसके लिए नए द्वार या नए रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। जैसे ग्लेन कनिंघम ने, उसने चलना शुरू किया, दौड़ना शुरू किया और अपने कठोर अभ्यास और अपने ऊपर विश्वास से उसने सबसे पहले जेम्स ई सलीवन अवार्ड जीता, जो कि अमेरिका का सर्वश्रेष्ठ धावक होता है। और उसके बाद में उन्होंने प्रयास जारी रखा और करीब 3 वर्ष के बाद उन्होंने ओलंपिक में पदक जीत करके एक कीर्तिमान बनाया। तो ये बहुत मुश्किल काम होता है ओलंपिक में, खासकर दौड़ प्रतियोगिता में, क्योंकि दौड़ प्रतियोगिता में लगभग हर देश की टीम जाती है और अभी तक भारत ने दौड़ में ओलंपिक्स के दौड़ में कोई मेडल नहीं जीता है। तो इस पर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये दौड़ कितनी मुश्किल रही होगी। तो जहाँ चाह वहाँ राह मतलब अगर व्यक्ति इच्छा कर ले, दृढ़ इच्छा कर ले, तो उसको नई राह उसको मिल ही जाएंगे, वो अपनी मंजिल पर चला ही जाएगा। तो जहाँ चाह वहाँ राह का यही मतलब है। जहाँ चाह वहाँ राह मतलब अगर व्यक्ति दृढ़ निश्चय कर ले तो अपनी चाहत की जगह पे वे आसानी से रास्ता बना सकता है, वहाँ पहुँच सकता है, सफलता प्राप्त कर सकता है। इसका यही अर्थ है। तो बच्चों ये था हमारा मौखिक प्रश्न। इस पाठ में हमने 5 मौखिक प्रश्नों के बारे में आज चर्चा की। परीक्षा में आपको मैंने बताया है कि जो मौखिक प्रश्न हैं लघु प्रश्नों के रूप में आते हैं। इसे आप अपने शब्दों में लिखेंगे और सरल वाक्य बनाएंगे। बहुत बड़े बड़े या लंबे वाक्य बनाने की जरूरत नहीं है, सरल वाक्यों में बनाएंगे और अपने शब्दों में इसका उत्तर दें। तो आप देखेंगे कि आप इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो ये था हमारा मौखिक प्रश्न। अगर आपको अभी भी परेशानी होगी तो हम ऑनलाइन क्लास पे इसमें चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, शेष हम कल करेंगे।